गयासुद्दीन बलबन की वफात के बाद दिल्ली की सल्तनत एक बार फिर रेशा दवानियों और कमजोर हुक्मरानी का शिकार हो गई थी। बलबन ने अपनी आहनी गिरफ्त से जिस निजाम को खड़ा किया था, उसके वारिस उसे संभालने में नाकाम रहे। ऐसे में एक नया खानदान तारीख के उफक पर उभरा, जिसने हिंदुस्तान की सरहदों को हिमालय से लेकर कुनिया कुमारी तक फैलाने का अज़म किया था। इस खानदान का नाम था खानदान खलजी। 1290 ईस्वी में जब दिल्ली के तरके उमरा आपस में दस्तोगरेबान थे, एक उम्र रसीदा लेकिन तजर्बाकार जर्नैल जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। जलालुद्दीन खलजी की तख्त नशीनी को तारीख में खलजी इनकलाब कहा जाता है, क्योंकि उसने बरसों से चली आ रही तर्क उमरा की इजारादारी को खत्म करके एक नए सियासी दौर का आगाज किया। जलालुद्दीन जब तख्त पर बैठा तो उसकी उम्र 70 साल थी, और शायद यही वजह थी कि उसकी तबीयत में वो सख्ती नहीं थी जो एक बादशाह के लिए जरूरी समझी जाती है। जलालुद्दीन खलजी एक निहायत रहम दिल और दरवेश सिफ्ते इंसान था। वो अपने दुश्मनों को भी माफ कर देने पर यकीन रखता था। एक मशहूर वाकया है कि जब उसके खिलाफ बगावत करने वाले उमरा को गिरफ्तार करके लाया गया तो उसने उन्हें सजा देने के बजाय उनकी दावत की और कहा कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूँ और मुसलमानों का खून बहाने से डरता हूँ। अगरचे इसकी ये नरमी रियाया में उसे मकबूल बनाती थी, लेकिन सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए ये खतरनाक साबित हो रही थी। इसी दौरान जलालुद्दीन का एक भतीजा और दामाद अली गिरशासप, जिसे दुनिया अलाउद्दीन खलजी के नाम से जानती है, अपनी शुजाअत और बुलंद हौसलगी के बायस उभर रहा था। अलाउद्दीन सिर्फ एक सिपाही नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुहिम जो था जिसकी नजरें पूरे हिंदुस्तान पर थीं। जलालुद्दीन ने इसे कड़ा इलाहाबाद का गवर्नर मुकर्रर किया था। अलाउद्दीन ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सुल्तान की इजाजत के बगैर जनूबी हिंद की तरफ पेशकदमी की। 1296 ईस्वी में उसने देवगिरी दक्कन पर एक ऐसा अचानक और जुर्रतमंदाना हमला किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। वो 8000 घड़सवारों के साथ घने जंगलों और दुश्वार गुजार रास्तों को पार करता हुआ देवगिरी के राजा रामचंद्र के किले तक पहुंच गया। राजा इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था और उसे शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी। अलाउद्दीन वहां से इतना सोना, चांदी और हीरे जवाहरात लेकर वापस आया कि उसने पूरी दिल्ली सल्तनत की माईशत बदलकर रख दी। देवगिरी की उस शानदार फतह ने अलाउद्दीन के हौसले बुलंद कर दिए और उसके दिल में तख्ते दिल्ली की ख्वाहिश पैदा कर दी। जब जलालुद्दीन खलजी अपने भतीजे की फतह की खबर सुनकर उससे मिलने कड़ा पहुंचा तो वहां एक अलमनाक वाकया पेश आया। अलाउद्दीन के इशारे पर उसके सिपाहियों ने बूढ़े सुल्तान जलालुद्दीन को उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो अपने भतीजे को गले लगा रहा था। ये तारीख का एक स्याह बाब था, जहां एक चचा की मोहब्बत पर एक भतीजे की सियासी लालच गालिब आ गई। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खलजी ने दिल्ली में अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। उसने देवगिरी से लाए हुए सोने को अवाम में तकसीम किया ताकि जलालुद्दीन के कत्ल का दाग धोया जा सके और लोगों की वफादारियां हासिल की जा सकें। लेकिन अलाउद्दीन जानता था कि तख्त हासिल करना एक बात है और उसे बरकरार रखना दूसरी। अलाउद्दीन खलजी का दौरे हुकूमत हिंदुस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा ताकतवर और मुनज़्ज़म अदवार में से एक है। वो पहला मुसलमान हुक्मरान था जिसने मजहब को सियासत से अलग किया और ऐसे कवानीन बनाए जो रियासत की बेहतरी के लिए थे। उसने अपने दरबार में ऐलान किया कि मैं नहीं जानता कि शरीयत में क्या लिखा है, मैं वही करता हूं जो मेरी रियासत और मेरी रियाया के लिए बेहतर है। नाज़रीन इकराम, अलाउद्दीन खलजी के सामने अब दो बड़े मकासद थे। पहला, मंगोलों के इस फितने को हमेशा के लिए खत्म करना जो दिल्ली की दीवारों तक आ पहुंचे थे, और दूसरा, हिंदुस्तान के उन हिस्सों को फतह करना जहां अभी तक इस्लामी परचम नहीं लहराया था। उसने खुद को सिकंदर सानी का लक़ब दिया और दुनिया फतह करने का ख्वाब देखने लगा। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, अलाउद्दीन खलजी ने किस तरह मंगोलों के लाखों के लश्कर को खाक चटाई। वो कौन सा हबशी गुलाम था जिसे अलाउद्दीन ने गुजरात से खरीदा और जिसने आगे चलकर जनूबी हिंद की सल्तनतों को जेरो जबर कर दिया। और चित्तौड़ की मलका पद्मनी की वो दास्तान क्या है जो तारीख और अफसाने के दरमियान उलझी हुई है। अलाउद्दीन खलजी जब दिल्ली के तख्त पर बैठा तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज मंगोलों की यलगार थी। मंगोल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत बन चुके थे और वो एक के बाद एक इस्लामी सल्तनत को रौंदते हुए अब हिंदुस्तान को अपनी कलमरू में शामिल करना चाहते थे। अलाउद्दीन के दौर में मंगोलों ने एक दो बार नहीं बल्कि 6 मरतबा हिंदुस्तान पर बड़े हमले किए। 1299 ईस्वी में मंगोलों का एक लश्कर जर्रार
जिस की क़ियादत कत्ल ख्वाजा कर रहा था, दिल्ली की दीवारों तक आ पहुंचा था। शहर में खौफ व हिरास फैल गया, लेकिन अलाउद्दीन खलजी ने मसलहत पसंदी के बजाय मुकाबले का फैसला किया। उसने अपने मशहूर जर्नैल जफर खान को मैदान में उतारा। जफर खान ने ऐसी बहादुरी से जंग लड़ी कि मंगोलों के छक्के छुड़ा दिए। अगरचे वो उस जंग में शहीद हो गया, लेकिन मंगोलों के दिल में उसका ऐसा खौफ बैठ गया कि वो बरसों तक दोबारा उधर आने की हिम्मत न कर सके। अलाउद्दीन ने सरहदों पर किले तामीर करवाए और एक ऐसी मुस्तकिल फौज तैयार की जो हर वक्त मंगोलों के हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहती थी। इन्हीं मुहिम्मात के दौरान अलाउद्दीन ने गुजरात पर हमला किया, जहां से उसे एक ऐसा हीरा मिला जिसने आगे चलकर दुकन, जनूबी हिंद की तकदीर बदल दी। ये हीरा कोई पत्थर नहीं बल्कि एक इंसान था, जिसका नाम मुल्क काफूर था। मुल्क काफूर एक ख्वाजा सरा गुलाम था, लेकिन उसकी फौजी जहानत और वफादारी ने उसे अलाउद्दीन का सबसे करीबी सिपा सालार और मुल्क नायब के ओहदे तक पहुंचा दिया। अलाउद्दीन खलजी की फतूहात का सिलसिला सिर्फ शुमाल तक महदूद नहीं रहा। उसने राजपूताना के मजबूत किलों का रुख किया। 1301 ईस्वी में उसने रणथंबोर फतह किया और फिर 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के किले का मुहासरा किया। चित्तौड़ की फतह के हवाले से पद्मावत जैसी कहानियां मशहूर हैं, लेकिन तारीखी हकाइक बताते हैं कि ये एक खालिस सियासी और तज़वीराती स्ट्रेटेजिक जंग थी, ताकि राजपूताना की ताकत को दिल्ली सल्तनत के ताबे किया जा सके। शुमाली हिंद को मुकम्मल तौर पर ज़ेर करने के बाद अलाउद्दीन ने वो काम करने का इरादा किया जो उससे पहले किसी मुसलमान सुल्तान ने नहीं किया था, यानी जनूबी हिंद की तस्खीर। उसने मुल्क काफूर को एक बहुत बड़ा लश्कर देकर दक्कन रवाना किया। मुल्क काफूर ने दियोगिरी, वारंगल, दवार्स मदर और आखिरकार मुदव्वराई तक के इलाकों को फतह कर लिया। जनूबी हिंद के राजे, जो सदियों से नाकाबिल तस्खीर समझे जाते थे, अब दिल्ली के सुल्तान को खराज देने पर मजबूर थे। मुल्क काफूर वहां से इतने हाथी, घोड़े और खजाना लेकर लौटा कि दिल्ली की सड़कें सोने से भर गईं। मशहूर जमाना कोहे नूर हीरा भी इसी मुहिम के दौरान अलाउद्दीन के हाथ लगा था। अफजल दास्तान टेलीविजन के दोस्तों, अलाउद्दीन खलजी सिर्फ एक फातेह नहीं था, बल्कि एक सख्त गिर मुंतजिम भी था। उसने अपनी इतनी बड़ी फौज के अखराजात पूरे करने के लिए मुआशी इस्लाहात की, जिन्हें मार्केट कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। उसने अशियाए ज़रूरत की कीमतें मुकर्रर कर दें और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के लिए इबरतनाक सज़ाएं तजवीज़ कीं। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि उसके दौर में कहत पड़ने के बावजूद कीमतें एक टिक्का भी नहीं बढ़ीं। उसने रिश्वतखोरी और शराब नोशी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी और उसका जासूसी निज़ाम इतना मजबूत था कि उमरा अपने घरों में भी सुल्तान के खौफ से सरगोशियों में बात करते थे। लेकिन जहां अलाउद्दीन की फतूहात उरूज पर थीं, वहीं उसकी जिंदगी के आखिरी अय्याम तलखियों और बीमारियों की नजर हो गए। हद से ज्यादा शक और सख्ती ने उसे अपने अपनों से दूर कर दिया था। उसने अपने ही बेटों को कैद कर लिया और मुल्क काफूर की ताकत इतनी बढ़ गई कि वो सुल्तान के फैसलों पर असर अंदाज होने लगा। 1316 ईस्वी में हिंदुस्तान का ये अजीम सुल्तान, जिसने मंगोलों के सैलाब को रोका और जनूबी हिंद तक इस्लाम का झंडा लहराया, इस दुनिया से रुखसत हो गया। नाज़रीन किराम, अलाउद्दीन खलजी की वफात के बाद क्या हुआ? मुल्क काफूर ने किस तरह इक़्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश की और किस तरह खलजी खानदान का अंजाम हुआ और एक नया खानदान तुगलुक के नाम से सामने आया। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी की वफात के बाद दिल्ली की फिजाओं में साजिशों के काले बादल मंडलाने लगे। अलाउद्दीन ने अपनी सख्त गिरी से जिस सल्तनत को जोड़ कर रखा था, उसके जाने के बाद वो रेत की दीवार साबित हुई। सुल्तान के वफादार सिपा सालार मुल्क काफूर ने, जिसके हाथ में अब तमाम ताकत थी, सुल्तान के बेटों की आंखें निकलवा दें और एक कमसन शहजादे को तख्त पर बिठाकर खुद रियासत का मालिक बन बैठा। लेकिन इक्तिदार की ये हवस ज्यादा देर न चली और खुद मुल्क काफूर को महल के मुहाफिजों ने कत्ल कर दिया। उसके बाद अलाउद्दीन का एक और बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी तख्त पर बैठा। मुबारक खलजी ने अपने वालिद की सख्त पॉलिसियों को खत्म कर दिया, कैदियों को रहा किया और टैक्सों में कमी की, जिससे अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन वो अपने वालिद जैसा मुदब्बर नहीं था। वो लहू और लाभ में मशगूल हो गया और तमाम इख्तियारात अपने एक गुलाम खुसरो खान के हवाले कर दिए। खुसरो खान, जो कि असल में गुजरात का एक हिंदू था और बाद में मुसलमान हुआ था, उसके दिल में तख्त हासिल करने की तमन्ना जागी। 1320 ईस्वी की एक तारीख रात खुसरो खान ने महल में बगावत कर दी और सुल्तान मुबारक खलजी को कत्ल करके खुद नासरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से तख्त पर कब्जा कर लिया।
خسرو خان کا تخت پر بیٹھنا دہلی کے مسلمان امراء اور عوام کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خسرو خان کے دور میں دہلی کے محلوں میں بت پرستی شروع ہو گئی اور اسلام کے شعائر کی توہین کی جانے لگی۔ دہلی کی سلطنت ایک ایسے بحران میں تھی جہاں اس کی اسلامی شناخت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ ایسے نازک وقت میں سلطنت کے ایک دور دراز کونے دیپالپور پنجاب سے ایک مرد مجاہد اٹھا جس کا نام غازی ملک تھا۔ غازی ملک علاؤالدین خلجی کا ایک تجربہ کار جرنیل تھا جس نے سرحدوں پر منگولوں کے خلاف درجنوں جنگیں لڑی تھیں۔ جب اسے دہلی کے حالات کی خبر ملی تو اس کی غیرت ایمانی نے اسے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ اس نے تمام مسلمان امراء کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی حفاظت کے لیے متحد ہونے کی دعوت دی۔ اس نے نعرہ لگایا کہ خسرو خان ایک غاصب ہے اور اسے تخت سے ہٹانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ غازی ملک اپنے بیٹے فخر الدین، جو بعد میں محمد بن تغلق کہلایا، کے ساتھ ایک بڑا لشکر لے کر دہلی کی طرف بڑھا۔ خسرو خان نے بھی مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی، لیکن غازی ملک کا تجربہ کار جنگجوؤں کے سامنے وہ ٹک نہ سکی۔ دہلی کے قریب ایک خونی معرکہ ہوا جس میں خسرو خان کو شکست فاش ہوئی اور وہ مارا گیا۔ فتح کے بعد غازی ملک دہلی میں داخل ہوا اور شاہی محل میں علاؤالدین کے خاندان کے کسی وارث کو تلاش کیا تاکہ اسے تخت پر بٹھایا جا سکے، لیکن خسرو خان نے سب کو ختم کر دیا تھا۔ جب کوئی وارث نہ ملا تو دہلی کے امراء اور علماء نے متفقہ طور پر غازی ملک کو بادشاہ بننے کی درخواست کی۔ غازی ملک نے 1320 عیسوی میں غیاث الدین تغلق کے نام سے تخت سنبھالا اور یوں ہندوستان میں خاندان تغلق کی بنیاد پڑی۔ غیاث الدین تغلق ایک سادہ لوح اور نیک دل حکمران تھا۔ اس نے آتے ہی سلطنت کے بکھرے ہوئے نظام کو دوبارہ منظم کیا۔ اس نے زراعت پر توجہ دی، نہریں کھدوائیں اور کسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کیں۔ اس نے دہلی کے قریب ایک نیا اور مضبوط شہر تغلق آباد کیا، جس کے قلعے کی دیواریں آج بھی اس کے جاہو جلال کی گواہی دیتی ہیں۔ افضل داستان ٹیلی ویژن کے دوستو، غیاث الدین تغلق کا دور حکومت اگرچہ مختصر تھا، لیکن اس نے دلی سلطنت کو ایک بار پھر وہ وقار بخشا جو خلجیوں کے زوال کے بعد ختم ہو رہا تھا، لیکن اس کی وفات کے گرد آج بھی پر اسراریت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ بنگال کی مہم سے واپس آ رہا تھا تو اس کے استقبال کے لیے بنائے گئے ایک لکڑی کے محل کے گرنے سے اس کا انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین اسے محض ایک حادثہ قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض اسے اس کے بیٹے محمد بن تغلق کی سازش سمجھتے ہیں۔ اسی دور میں دہلی کے مشہور صوفی بزرگ حضرت نظام الدین الف وا لیف وا اور سلطان کے درمیان اختلافات کی کہانیاں بھی مشہور ہیں، اور وہ تاریخی جملہ ہنوز دہلی دور است، ابھی دہلی دور ہے بھی اسی واقعے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، غیاث الدین تغلق کے بعد تخت پر وہ شخص بیٹھا جسے تاریخ دنیا کا سب سے پڑھا لکھا اور سب سے بڑا دیوانہ بادشاہ کہتی ہے، یعنی محمد بن تغلق۔ وہ بادشاہ جس نے دارالحکومت دہلی سے دولت آباد منتقل کرنے کا حکم دے کر لاکھوں لوگوں کو ہجرت پر مجبور کیا، اور جس نے چاندی کے بجائے تانبے کے سکے چلا کر پوری معیشت تباہ کر دی۔ داستان ہند کے اگلے باب میں ہم ذکر کریں گے محمد بن تغلق کے ان عجیب و غریب تجربات کا جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک ہلچل مچا دی۔ افضل داستان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین، تاریخ کے جھروکوں سے جھانکتی یہ کہانیاں صرف قصے نہیں بلکہ ہمارے اسلاف کی محنت اور قربانیوں کا نچوڑ ہے۔ ہمارا مقصد ان سچی داستانوں کو آپ تک پہنچانا ہے تاکہ ہم اپنی جڑوں سے باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ریسرچ اور محنت پسند آئی ہے تو براہ کرم افضل داستان ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کر کے اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس لیے کمنٹس میں اپنی تجویز اور پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں تاریخ سے لگاؤ ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا تعاون ہی ہمیں اس طویل سفر کو جاری رکھنے کی ہمت دیتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔